जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग पॉलिटी फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज कंटिन्यू रखने जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ मेकिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। लेजिस्लेटिव का मतलब एक बार हम लोग समझ लेते हैं। हमें पता है कि 3 तरह की फॉर्म होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और लास्ट वाला होता है जुडिशियरी। तो 3 तरह के फॉर्म होते हैं एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि लॉज बनाती है। दे आर द लॉ मेकर। जो एग्जीक्यूटिव है ये लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि जो भी लॉ पास हुआ हमारे पार्लियामेंट में, दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और जुडिशियरी है, उसका मेन फंक्शन होता है कि टू चेक लॉ इज मेंटेन्ड। जुडिशरी ये काम करती है कि ये जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम ये है कि जो लॉ पास हुआ है वो लॉ सबके राइट, मतलब जैसे कि सबके पास हक है राइट टू स्पीच, राइट ऑफ स्पीच। तो लेजिस्लेटिव ने लॉ पास करा, राइट टू स्पीच। एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट करा कि हाँ ग्राउंड लेवल पे सब लोग राइट टू स्पीच यूज़ कर पा रहे हैं। और जुडिशरी ये चेक करती है कि सब लोग क्या राइट टू स्पीच चेक कर पा रहे हैं, राइट टू स्पीच यूज़ कर पा रहे कि नहीं। जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे उनको राइट टू स्पीच का हक दिलाना उनका। तो बेसिकली ये 3 फॉर्म एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं। और बेसिकली जो 3 फॉर्म जिसपे हमारा इंडिया की डेमोक्रेसी स्टैंड करती है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और आखिर होता है जैसे 4 पिलर कहते हैं, वो होता है मीडिया। तो 3 पिलर्स हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ कैसे बनाती है उसके बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में जाना कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी है क्या, किस फॉर्म में डेमोक्रेसी आती है। जैसे पहले मोनार्की थी, फिर डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी आई। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स जाने क्या है डेमोक्रेसी के। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कि डेमोक्रेसी के थ्रू हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी के थ्रू हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि डेमोक्रेसी हमें एक राइट देता है, जैसे कहते हैं राइट टू वोट। तो ये जो राइट टू वोट है ये हमें मदद करता है टू चूज गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट हम लोग चूज करते हैं, राइट टू वोट से हमने गवर्नमेंट चूज करी। जो गवर्नमेंट चूज करी है वो हमारे बेनिफिट के लिए लॉ बनाएगी। तो इंडिया में बेसिकली 2 तरह की गवर्नमेंट है। एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 2 तरह की गवर्नमेंट है इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। और आपका एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा चैप्टर भी यही है, तो हम लोग एनसीईआरटी वाइज ही चल रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहने का कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। फिर हम लोग जान पाएंगे सेंट्रल कैसे स्टेट को ऑर्डर देती है। तो यही हम लोग इस वीडियो में जानने जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके के स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी हाउसेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव हम लोग अभी जानेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव जानेंगे। तो जुडिशियरी में बेसिकली हाई कोर्ट्स आते हैं। वैसा जुडिशरी किसी के अंडर नहीं आता, जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो लॉज बनाए हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं व्हाई वी नीड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब मोस्टली आप देखोगे सारा काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा सच क्या रोल है? तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। और देखा जाए पॉपुलेशन वाइज इंडिया 2nd लार्जेस्ट है।
सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। तो आप देखोगे कि इतनी बड़ी कंट्री है जिसमें सच कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है, उसको कंट्रोल करने का काम एक अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली मदद नहीं कर सकती पूरी इंडिया को संभालने के लिए। आप देखोगे इंडिया बहुत ही बड़ा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है तो ज़्यादा एक एक पर्टिकुलर एरिया पे अपना ध्यान दे सकती है। अब देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया काम। अब सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर देख रही होती क्या हो रहा है आपके असम में, क्या हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है तेलंगाना में, क्या होता है केरला में, क्या होता है अरुणाचल में, क्या हो रहा है लद्दाख में, क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या हो रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब देखने लगी तो वो बड़े बड़े डिसीजंस जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो होम अफेयर्स है उसका क्या होगा, जो आपके फाइनेंस है उसको कौन संभालेगा, जो आपके डिफेंस है उसको कौन संभालेगा। तो ये जो बड़े बड़े काम है, इंपॉर्टेंट काम है, ये तो पीछे रह जाएंगे ना। अगर हर एक स्टेट की देखिए स्टेट की अपनी अपनी परेशानी निकल जाएगी तो ये बड़े काम कौन संभालेगा। तो इसी को, ताकि डेमोक्रेसी की गवर्नेंस अच्छे से हो पाए, जो गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी बिल पास करी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, दोज लॉज कुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड कुड बी चेक दैट दोज लॉज आर प्रॉपरली गिवन टू द पीपल फॉर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पास्ड। और स्टेट गवर्नमेंट की एनसीटी की जरूरत क्यों है, आप ये जानते हैं। हमें तो जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट की नीड क्यों है, क्योंकि अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को नहीं संभाल सकती। अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉस भी बना सकती है। तो स्टेट, जैसे कि अभी देखोगे यूपी में अभी कानून आया जिससे कहते हैं मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल। तो यूपी ने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास किया। तो ऐसा नहीं कि वो पूरी ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो केवल यूपी में इम्प्लीमेंटेड है। तो यानी कि यूपी की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसे कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ठीक है, ये इस बिल का नाम है। तो इस बिल को जब पास किया तो देखो ये केवल यूपी में इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं दे कुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बिल। पर ऐसा नहीं कि अगर यूपी में पास हुआ तो बिहार में भी लगेगा, ऐसा नहीं, यूपी में पास हुआ ना यूपी में ही लगेगा। तो देखो कि इनके पास भी पावर है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन की बात ही नहीं करते, ताकि एक स्टेट पर्टिकुलर अच्छा हो पाए, हर स्टेट अच्छा हो पाए, जिससे हमारा इंडिया और अच्छा होगा। इसीलिए हमने स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ी, क्योंकि स्टेट भी अपनी स्टेट जानता है कि हाँ हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए ये बिल पास होगा। जैसे यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यूपी ने पॉपुलेशन बिल पास किया जिससे बेनिफिट होगा यूपी को, इसलिए ताकि बेनिफिट हो लोगों को, इसीलिए स्टेट भी लॉस बना सकती है। तो अभी हमने समझा है कि स्टेट लेजिस्लेचर की क्या नीड है। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमने आपकी नीड बता दी, और तो उसमें तो कि हर स्टेट के पास एक एक लेजिस्लेचर होता है। अब कुछ स्टेट जैसे कि यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं। ये तेलंगाना है, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है। यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब बड़े बड़े से बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बड़े बड़े एरिया वाइज। तो उन स्टेट में क्या बना कि जितना बड़ा एरिया उतना ही ज़्यादा लोग गवर्न करेंगे आपको, तो अच्छा होगा। तो एरिया बड़ा है तो इन स्टेट्स में दो तरह की लेजिस्लेटिव होती हैं, दो तरह की लॉ मेकिंग हाउसेस होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। एक है हमारा विधानसभा और दूसरा हमारा विधान परिषद। तो आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो इन दोनों के जानने से पहले हमें जानना होगा कि बाई कैमरल और यूनिकैमरल क्या, क्योंकि वो इसी कंसेप्ट में आएगा। और जिसकी मैंने कहा कि ये जो स्टेट्स है, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो इनको दो लेजिस्लेटिव हाउस की जरूरत पड़ी, जिसे कहते हैं विधानसभा, विधान परिषद। तो ये भी जानते थे विधानसभा है, जो कि हम लोग बाद में डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। विधानसभा हमारा लोअर हाउस कहते हैं इसे, और विधान परिषद को कहते हैं हम लोग अपर हाउस। तो यूपी, तो यूपी
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो उनको गवर्न करने के लिए हमें ये सब चाहिए, विधानसभा विधान परिषद। तो इनको क्या कहते हैं, जिसमें दोनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बाइकेमरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बाइकेमरल। बाई का मतलब होता है दो, केमरल का मतलब तो गवर्निंग लेजिस्लेटिव कह सकते हैं हम लोग। तो बाइकेमरल, जो बाइकेमरल आपसे स्टेट से पूछेगा, वैसे बाइकेमरल से शायद होगा यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। बाइकेमरल मतलब जिसमें विधानसभा भी है, जिसमें विधान परिषद भी है। बाइकेमरल मीन्स द स्टेट्स which have both the houses at the state government level, that is विधानसभा एंड विधान परिषद, those are called bicameral। और दूसरा होता है हमारा यूनिकेमरल। ये हमारा यूनिकेमरल। यूनिकेमरल क्या होता है, जिसमें केवल एक ही हाउस होता है, यानी कि जिसमें केवल विधानसभा होता है, इसमें केवल विधानसभा होता है, तो उसे बोलते हैं यूनि का मतलब एक। तो आप समझ चुके होंगे कि यूनिकेमरल मतलब जिसमें एक ही हाउस हो, और बाइकेमरल मतलब जिसमें दोनों हाउस हो। तो ये अब इनका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, विधानसभा विधान परिषद का। तो हम जानते हैं विधानसभा कॉम्पोजिशन के बारे में क्या होता है। विधानसभा कॉम्पोजिशन मतलब वो क्या क्या होता है उसमें, वो किन किन सीटिंग कैपेसिटी क्या है, कौन कौन से लोग उसमें इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन में। तो कॉम्पोजिशन में यह है कि विधानसभा की, इसमें एटमोस्ट, विधानसभा मतलब द लोअर हाउस, उसमें एटमोस्ट 550 मेंबर्स हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। अब देखिए हर स्टेट की अलग अलग विधानसभा होगी। जैसे यूपी इज ए मोस्ट पॉपुलस, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यूपी के विधानसभा में टोटल 404 हम लोग मेंबर ले सकते हैं। यूपी के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यूपी के में 404 मेंबर होते हैं विधानसभा में। मैं वीएस लिख देता हूँ उसे। यूपी की विधानसभा में टोटल 404 मेंबर्स हैं। अब एक चीज़ देखने वाली क्या है कि ये 550 मेंबर्स है, इनके लिए इलेक्शन जो होते हैं, अब इलेक्शन का डिफरेंस विधानसभा विधान परिषद में, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें जो इलेक्शन होते हैं, इसमें इसके इलेक्शंस में पीपल इलेक्ट थ्रू वोट्स, मतलब तो होता ही है, पीपल इलेक्ट करेंगे थ्रू वोट्स। पीपल बेसिकली क्या है, तो पीपल डायरेक्टली, जैसे कि हम देखते हैं लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके की वोटिंग होती है, उसी तरह की विधानसभा में होती है। विधान परिषद में वोटिंग में डिफरेंस ये होता है कि पर्टिकुलर गांव में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि गांव मतलब एक पर्टिकुलर जिले में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे उसको। तो इलेक्शंस पीपल डायरेक्टली इलेक्ट थ्रू देयर वोट्स, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट कर देते हैं अपने वोट्स के लिए। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर, जो 550 मेंबर जो भी इलेक्टेड हुए हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एमएलएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम लोग बोलते हैं एमएलएस। और इसमें क्या है कि जब इलेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्शन में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सिलेक्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली समझे हम लोग सिंपल लाइन में कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत बड़े एरिया को, एक बहुत बड़ा एरिया, पहले हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हमें इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो इन 1000 लोग का में से हमें मतलब इलेक्शन हो रहा है। 1000 लोगों का नहीं, 1000 लोग चूज करेंगे, वोटर्स है। तो ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया है। तो हमने क्या करा, हमने डिवाइड करा, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हमने इन्हें डिवाइड कर देंगे, किसी भी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में। क्या हम लोग कितनी भी तरीके से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 10-10 के ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया हर एक को। तो मतलब ये जो 10 है, मान लीजिए ये 10 जो लोग हैं वो ए सोसाइटी से आ रहे हैं, और जो बाकी के 10 लोग हैं वो बी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो इन 10 लोगों में से जो ए सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे 2, क्योंकि 2 लोग तो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के कम से कम 2 लोग तो चाहिए।
तो दो लोग होंगे इलेक्शन के लिए, जैसे कि बोले थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, तो ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए ए सोसाइटी से, तो ए सोसाइटी के 10 लोग इनको चूज करेंगे, सिमिलरली बी सोसाइटी के 10 लोग इसको चूज करेंगे। और ये एक्स है, ये एक्स मान लीजिए एक्स और जेड ये सेम पार्टी से हुआ, तो जब टोटल वोटिंग होगी तो देखेंगे ये एक्स और जेड, अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो एक्स और जेड जो कि सेम पार्टी के हैं, तो इनको ज़्यादा वोट मिले तो ये जीत जाएंगे। पर अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें कि अगर इसमें वाई को ज़्यादा वोट मिले तो ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी का समझ में आया मतलब आपको, कि अगर ये 10 एरिया है, ये 10 लोगों का एरिया है, 10 लोग रहते हैं मतलब यहाँ, उसमें से एक्स और वाई खड़े हुए इलेक्शन में। अब एक्स और जेड सेम पार्टी को बिलोंग करते हैं और वाई अकेला यहीं पे खड़ा हुआ है, और वाई और एम ये सेम पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब ए सोसाइटी में क्या हुआ कि एक्स यहाँ पे जीत गया और वाई सोसाइटी में क्या हुआ, यहाँ पे एम जीत गया, पर एक्स को वोट मिले 9, एक्स को वोट मिले 9 और इसको वोट मिले, जेड को मिले 5, सॉरी जेड को मिले 4 और इसको मिले 6, और वाई को यहाँ पे सर्वे में कितने मिला हुआ, 1 मिला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल वोट्स इस एक्स और जेड की पार्टी के ज़्यादा हैं और वाई और जेड के टोटल वोट्स कम है, तो ओवरऑल एक्स और जेड की पार्टी जीती। पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें तो एक्स जीता और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें तो एम जीता। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्शन में अपने रिजल्ट्स निकलवाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिफरेंट स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया। एक बड़े एरिया को 1000 लोगों को हमने 10 लोगों में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो एक्स है, एक्स जेड और से बहुत सारे जो 10 के लोग होंगे, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले ओवरऑल वो पार्टी विजेता होगी। लेकिन इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्स जीता तो एक्स जीता जाएगा, इस बी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एम जीता, एम को ज़्यादा वोट मिले पर एम की ओवरऑल पार्टी हार गई। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया समझ लीजिए भाई। इलेक्शन में डिफरेंट एक बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेफिनेशन। तो अगली वीडियो में जानेंगे विधानसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर्स का, विधान परिषद के बारे में जानेंगे और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।